नमस्कार। क्रिस्टल वाइब्रेशन में पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई इलास्टिक वेव, अगर कोई डिस्टरबेंस एक ऐसे मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है जिस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, या किसी सॉलिड में कोई डिस्टरबेंस ट्रांसमिट हो रहा है, तो ऐसे डिस्टरबेंसेस किस तरह के इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो सकेंगे, और इस तरह के डिस्टरबेंसेस के केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और वेव वेक्टर जो उस प्रोपेगेट करने वाले डिस्टरबेंस का वेव वेक्टर के होगा, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। तो आपको याद होगा जो लास्ट एक्सप्रेशन पिछले लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने निकाला था कि ओमेगा इज गिवन बाय ओमेगा इज 2 times अंडर रूट C by M sin mod KA by 2, ऐसा एक रिलेशन आया था। और इसके आधार पर हम लोगों ने ओमेगा का K के साथ वेरिएशन कैसा होगा उसका एक ग्राफ भी खींचा था। और पिछले क्लास में मैंने ये कहा था कि ये ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड उस ग्राफ के अंदर में बहुत सारी फिजिक्स है जिस पर हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट एक्चुअली डज दिस ग्राफ मीन एंड व्हाट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस डज दिस ग्राफ गिव अस। तो आज हम लोग बेसिकली और मुख्य रूप से उस ग्राफ से कितनी सारी बातें समझ सकते हैं, और वो ग्राफ अपने अंदर उस सॉलिड में, उस डिस्क्रीट मीडियम में ट्रैवल करने वाले डिस्टरबेंस के बारे में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन कंटेन किया हुआ है, उसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। मुख्य रूप से उस ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, उस ग्राफ को फिजिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर 2-3 बातें उस ग्राफ के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक एक्सिस पर हम लोग देखिए वेव वेक्टर के पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। हम लोगों ने 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट चेन ऑफ लैटिस पॉइंट्स के संदर्भ में ये एक्सप्रेशन निकाला था। हम लोगों ने 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के डिस्टरबेंस में ट्रैवल करने वाले डिस्टरबेंस के कॉन्टेक्स्ट में बातें किया था, और उसके माध्यम से ये एक्सप्रेशन निकाला गया था, जिसमें 2-3 बातें हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था, थोड़ा सिंपलिस्टिक मॉडल लिया गया था। एक तो ये कि सारे के सारे लैटिस पॉइंट पर, सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स पर जो बेसिस अटैच्ड है वो एक एटम है, या आप यूं कहें कि ऐसे प्रिमिटिव लैटिस सेल्स हैं जिसमें हर प्रिमिटिव लैटिस सेल, चूंकि प्रिमिटिव लैटिस सेल है तो वो एक एटम ही कंटेन करेगा, उस तरह के प्रिमिटिव लैटिस सेल्स का अरेंजमेंट है सपोज कीजिए अलोंग एक्स एक्सिस, और वैसे प्रिमिटिव लैटिस सेल्स का एक लॉन्ग चेन है। या फॉर सिंप्लिसिटी हम लोगों ने ये कहा था कि मान लीजिए कि हर लैटिस पॉइंट पर बेसिस के रूप में एटम्स हैं, और इस तरह के 2 एटम्स ऐसा लगता है जैसे इलास्टिक स्प्रिंग के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात हम लोगों ने ये माना था कि कोई भी एटम अपने नियरेस्ट नेबर्स से ही इंटरैक्ट करेगा। नियरेस्ट नेबर्स के साथ इंटरैक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होती है
that force only is a strong enough to be considered. और उनके बाद वाले जो एटम्स हैं उनके साथ इंटरैक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स नियरेस्ट नेबर के साथ इंटरैक्शन के वजह से जो फोर्स होता है उसके तुलना में नेग्लिजिबल होता है, और उनको हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया था। तो ये कुछ सिंपलिस्टिक एजम्पशंस के आधार पर बातें की गई थी, और उसके आधार पर ओमेगा और के बीच ऐसा रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। यहां पर सी क्या था, तो जिस स्प्रिंग से डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स पर के एटम्स या बेसिस जुड़े हुए माने गए थे, उन स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट है, और m है, सारे के सारे एटम आइडेंटिकल माने गए थे, तो लैटिस पॉइंट्स पर जो एटम्स सिचुएटेड हैं उनका मास, किसी एक एटम का मास, एंड k इज प्रोपगेशन वेक्टर। तो मैं ये कह रहा था कि ये k वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि वन डायमेंशनल वेव की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा सकता है डिस्टरबेंस, या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, और इसके करेस्पॉन्डिंग k कैन बी पॉजिटिव, k कैन बी नेगेटिव। k इज ए प्रोपगेशन वेक्टर, वेव वेक्टर, एंड इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। इसके दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, बट ओमेगा के नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है, और इसलिए यहां पर हम लोग मॉड लगा देते हैं। दूसरी बात, अगर एक एक्सिस पर हम लोग k के वैल्यूज को प्लॉट करें, k के वैल्यूज को प्लॉट करें, और दूसरे वाले एक्सिस पर ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ k प्लॉट करें, तो यहां पर थोड़ा सा आप मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ k, फॉर अ स्मॉल k सच दैट, कितना स्मॉल, इतना स्मॉल कि लिमिट ऑफ k टेंड्स टू 0, फॉर अ स्मॉल k सच दैट लिमिट ऑफ k टेंड्स टू 0। तो जब थीटा का लिमिट 0 को टेंड करता है, तो आपको पता है कि हम लोग साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। तो व्हेन limit of k will tend to 0, when k is so small that limit of k tends to 0, then sin ka by 2 can be written as ka by 2, और तब ओमेगा अपना क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट c by m ka by 2, 2 and 2 cancels out, and we can write omega is equal to a under root c by m times k। तो k के स्मॉल वैल्यूज के लिए ओमेगा कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये चीजें तो कांस्टेंट हैं, k के स्मॉल वैल्यूज के लिए ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, और k इज इक्वल टू 0 पर, k का ओरिजिन जहां पर लिए हैं, k इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा विल बी 0, सो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। और फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ k, सच स्मॉलर वैल्यूज ऑफ k that limit of k tends to 0, तो k के उतने छोटे वैल्यूज के लिए ओमेगा कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। तो y एक्सिस के तरफ, इस एक्सिस के तरफ ओमेगा है, और जिधर x लिया करते हैं उधर k है, तो y इज इक्वल टू mx के तरह का रिलेशन आ गया, एंड द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन।
और k का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो k के निगेटिव वैल्यू के लिए भी चूंकि यहां मॉड हमें लेना पड़ेगा, यहां पर हमने मॉड लिया था तो इसको हम लोग मॉड ऑफ k ले लेंगे। तो k के निगेटिव वैल्यू के लिए भी ओमेगा पॉजिटिव होगा, k निगेटिव ओमेगा पॉजिटिव, तो ग्राफ इस क्वाड्रेंट में होगा। और k पॉजिटिव पर भी ओमेगा पॉजिटिव, ग्राफ इस क्वाड्रेंट में होगा। तो ग्राफ का कुछ पोर्शन इधर होगा, कुछ पोर्शन इधर होगा, और k इज इक्वल टू 0 पर ये 0 होगा। और फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ k whose limit tends to 0, such smaller values of k whose limit may be taken to be tending to 0, उसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर वेरिएशन होगा k के स्मॉल वैल्यूज के लिए। और उसके बाद एज k becomes larger, as the value of k increases, और k इतना बड़ा हो जाए कि ये लिमिटिंग कंडीशन हम नहीं ले सकते, तब वेरिएशन फिर साइनुसॉइडल होगा। और साइनुसॉइडल वेरिएशन होते हुए दिस ग्राफ इज लीनियर नियर ऑरिजिन फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ k whose limit may be taken to be tending to 0, and then it rises as a sine curve, becomes maximum, flattens at some point। और उसी तरह से इधर भी ऐसे साइन कर्व की तरफ फ्लैटन करेगा। और ये कौन सा पॉइंट है? ये जब साइनुसॉइडल वेरिएशन है k का ओमेगा इज ए साइनुसॉइडल फंक्शन ऑफ k, तो इसका तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ये 1 से ज्यादा तो कभी होगा नहीं, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होगा। तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, ओमेगा उतना होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। सो दिस पॉइंट करेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 times अंडर रूट c बाई m। दिस ओमेगा इज दिस। और अब अगर k और ज्यादा लेंगे तो साइनुसॉइडल है, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है? ये कौन सा वैल्यू है? ये मैक्सिमम कहां पर होता है? साइन थीटा 1 कहां पर होता है? साइन थीटा 1 कहां पर होगा? जहां पर थीटा 90 होगा, पाई बाई 2। तो पहली बार ये 1 होगा जहां पर के ए बाई 2 इज पाई बाई 2, तो के विल बी पाई बाई ए। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा प्लस पाई बाई ए, और उसी तरह से ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस पाई बाई ए। के इस वैल्यू पर अगर k का वैल्यू आप ले लेंगे पाई अपॉन ए, तो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई बाई 2 साइन 90 विल बी 1। तो k इज इक्वल टू पाई बाई ए पर ओमेगा विल बी ओमेगा मैक्स, ओमेगा विल बी ओमेगा मैक्स, एंड ओमेगा मैक्स इज दिस। और अब अगर k उससे भी ज्यादा लेते हैं तो फिर यही नेचर रिपीट करेगा। ये इसके बाद से कैसा हो जाएगा? तो इसके बाद से फिर वैसे ही ऐसा होगा, और अगर इससे भी ज्यादा लेंगे तो फिर वही वैल्यू रिपीट ऐसे करेगा। उसी तरह से इधर, और फिर इधर में ऐसा होगा, फिर वही पैटर्न रिपीट होगी। और ये हो जाएगा 2 पाई बाई ए, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई ए। ऐसा वेरिएशन होगा ओमेगा का k के साथ। तो ये ग्राफ तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी खींचा था, बट दिस ग्राफ कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस, इंपॉर्टेंट फिजिकल इंफॉर्मेशंस regarding the disturbances traveling or wave traveling inside that solid or discrete medium। इसके पहले कि मैं इस ग्राफ को इंटरप्रेट करना शुरू करूं,
और इसके बारे में इस ग्राफ के अंदर से बहुत सारे फिजिकल इंफॉर्मेशंस निकालना शुरू करूं, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करना शुरू करूं, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि वेव और वेव पैकेट में क्या फर्क होता है और फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। व्हाट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। मैं ग्रुप वेलोसिटी का जाहिर सी बात है एक्सप्रेशन यहां इस क्लास में नहीं निकालूंगा, वो वेव में उसकी चर्चाएं होंगी, लेकिन मैं जस्ट आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि व्हाट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी एंड व्हाट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट इज कॉल्ड अ वेव एंड व्हाट इज कॉल्ड अ वेव पैकेट। आर these two terms same physical entities or do they represent same physical ideas? If not, then what is the difference between them? Okay, तो मैं थोड़ा सा इधर उसकी चर्चा करना चाहूंगा। आमतौर पर किसी वेव का इक्वेशन, जो लैटिस वाइब्रेशन हमने इंट्रोड्यूस किया था पहले लेक्चर में, तो आप याद कीजिए मैंने वेव के इक्वेशन से ही शुरू किया था कि वेव कहते किसे हैं। जब हम लोग क्लास 11 में वेव के बारे में सीखना शुरू करते हैं और ये विजुअलाइजेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड अ वेव, व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल फेनोमेनन इज वेव, वेव कहते किसे हैं, ये क्या है, और जब वेव वर्ड बोलते हैं उससे हम क्या मीन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते थे कि वेव इज प्रोपेगेशन ऑफ अ डिस्टरबेंस। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में उसको समझाने की कोशिश किया था। जैसे साउंड वेव ही बोलूं तो हम लोग कहते हैं कि एक तरह का डिस्टरबेंस इस गैसियस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, और उसको आगे बढ़ाने में, उस डिस्टरबेंस को मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने में द मीडियम इज प्लेइंग रोल। एंड व्हाट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, सम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। मीडियम के अलग अलग पोजीशन पर का प्रेशर समय के साथ चेंज करता है साइनोसॉइडली, कभी वो अपने नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी कम होता है, डेंसिटी वेरी करती है। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है तो स्पेस के अलग अलग पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करता है, डिस्टर्ब होता है। और आप मीडियम में ट्रेवल करने वाले साउंड वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीडियम के अलग अलग पोजीशन पर के प्रेशर का टाइम के साथ वेरिएशन कैसे होता है। जब साउंड वेव के तरह का डिस्टरबेंस मीडियम में ट्रेवल करता है तब तो प्रेशर के वेरिएशन को पोजीशन और टाइम का फंक्शन बना करके और इस तरह के इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव को। और ये क्या बताता है, ये बताता है मीडियम के पोजीशन x पर के प्रेशर का वैल्यू एट टाइम t, और मीडियम के उस पोजीशन पर या किसी भी पोजीशन पर का प्रेशर ज्यादा से ज्यादा अपने नॉर्मल वैल्यू की तुलना में ज्यादा से ज्यादा इतना बढ़ सकता है, और मीडियम के अलग अलग पोजीशंस पर प्रेशर टाइम के साथ साइनोसॉइडली वैरी करता है। और इस तरह के इक्वेशन से मीडियम में ट्रेवल करने वाले डिस्टरबेंस को, साउंड वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि वो जो साउंड वेव मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उस वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को डिस्टरबेंस कितना जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगा, डिस्टरबेंस के मीडियम में आगे ट्रेवल करने की रफ्तार क्या होगी, वेव का स्पीड क्या होगा।
तो उसको हम लोग वेव स्पीड को लिखते हैं, वेव स्पीड इज डिफाइंड एज ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, वेयर के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वही वाला के है, के इज 2 पाई बाई लैम्डा एंड ओमेगा इज 2 पाई न्यू, वेयर व्हाट इज न्यू? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी with which the particle at a given position of medium vibrates, oscillates when the wave travels through that medium. और इस बात को मैंने पहले क्लास में ये भी कहा था कि जैसे अभी यहाँ का प्रेशर मैं बोल रहा हूं, तो मीडियम के इस पोजीशन पर का प्रेशर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, नॉर्मल प्रेशर के बराबर है। तो हम कहेंगे अभी यहां पर प्रेशर के डिस्टर्ब होने का 0 डिग्री का फेज प्रेजेंट है, और थोड़ी देर के बाद यहां कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया और यहां पर का प्रेशर मैक्सिमम हो गया, नॉर्मल से ज्यादा जितना बढ़ सकता है उतना हो गया। तो हम कहेंगे यहां पर प्रेशर का 90 डिग्री का फेज प्रेजेंट है। तो प्रेशर का हर वैल्यू डिस्टरबेंस के किसी पार्टिकुलर फेज को रिप्रेजेंट करता है। और अभी यहां पर कंप्रेशन है, थोड़ी देर के बाद वैसा ही कंप्रेशन यहां होगा। तो हम कहेंगे कि डिस्टरबेंस का जो फेज यहां पर था थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर के बाद डिस्टरबेंस का वही फेज यहां आ गया, तो डिस्टरबेंस यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। तो वेव के रूप में, डिस्टरबेंस के रूप में मीडियम में ट्रेवल करता क्या है? डिस्टरबेंस के रूप में मीडियम में ट्रेवल करता है डिस्टरबेंस का अलग अलग फेजेज, डिस्टरबेंस का अलग अलग अमाउंट। यहां का पार्टिकल अभी जिस अमाउंट से डिस्टर्ब है, थोड़ी देर के बाद यहां का पार्टिकल उस अमाउंट से डिस्टर्ब होगा। तो हम कहेंगे डिस्टरबेंस का वो पार्टिकुलर फेज यहां से यहां पहुंच गया। तो फेज, डिस्टरबेंस के फेज को, डिस्टरबेंस के अमाउंट को, या कहिए डिस्टरबेंस को आगे बढ़ने की एक रफ्तार होती है, वो एक फाइनाइट स्पीड से आगे बढ़ता है और वो कहलाता है फेज स्पीड या वेव स्पीड। कि डिस्टरबेंस का वो पार्टिकुलर फेज किस स्पीड से मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो फेज के, डिस्टरबेंस के एक पार्टिकुलर फेज के आगे बढ़ने का स्पीड है, वो फेज स्पीड या डिस्टरबेंस के आगे बढ़ने का स्पीड वेव स्पीड कहलाता है। लेकिन ऐसी बातें हम तब करते हैं जब मीडियम में ट्रेवल करने वाला वेव किसी एक खास वेवलेंथ का वेव होता है, जिसके इन्फ्लुएंस में मीडियम के सारे पार्टिकल्स सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं। चाहे अभी डिस्टरबेंस यहां पहुंचा है, यहां नहीं पहुंचा है, तो हो सकता है अभी यहां का पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू नहीं किया है, लेकिन जब डिस्टरबेंस एक पार्टिकल से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर होते होते यहां पहुंच जाएगा, तो ये पार्टिकल भी उतना ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगेगा जितने फ्रीक्वेंसी से यहां वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था। तो मीडियम के सारे पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सेम होती है और एक खास किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का डिस्टरबेंस मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है। ये आइडियल कंडीशन है। ऐसे वेव्स मोनोक्रोमैटिक वेव्स कहलाते हैं और ये कभी डिके नहीं करेगा आइडियली। अभी जो फेज यहां है, थोड़ी देर के बाद वो यहां चला जाएगा, उसके थोड़ी देर के बाद और आगे चला जाएगा, उसके थोड़ी देर के बाद और आगे चला जाएगा। तो इस तरह से ऐसा डिस्टरबेंस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच प्रेजेंट होगा। मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज बढ़ते ही चली जाएगी, कभी डिके करेगी ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। आप रस्सी को भी वाइब्रेट करवाते हैं ऐसे, तो आप देखते हैं कि डिस्टरबेंस थोड़े दूर में ही दिखता है किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पर, और वो भी सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हुए नहीं दिखते हैं। अगर प्रैक्टिकली बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे
तो कोई पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा होगा, कोई थोड़ा कम से कर रहा होगा, कोई थोड़ा और कम से कर रहा होगा। ऐसा करते करते एक सर्टेन पॉइंट तक जाते जाते ऐसा लगेगा जैसे पूरा का पूरा वाइब्रेशन डिके कर गया और डिस्टर्बेंस लगभग मीडियम के इतने बड़े पार्ट में प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्टर्बेंसेस that we usually come across, that we usually observe, that we practically observe, and the disturbance represented by these equations? तो होता क्या है कि जैसे बल्ब से जो रोशनी निकल रही है, अगर लाइट वेव की ही बात करें तो ये किसी एक वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी का वेव नहीं आ रहा है, ये वेराइटीज ऑफ वेव्स आ रहे हैं और वो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, कोई एक सर्टेन वेवलेंथ का पहले डिस्टरबेंस मीडियम में गया और उसके ऊपर से फिर किसी दूसरे वेवलेंथ का डिस्टरबेंस उस पर सुपर इंपोज कर गया, तीसरे वेवलेंथ का डिस्टरबेंस सुपर इंपोज कर गया और इन सब का एक दूसरे पर सुपर इंपोज करने के बाद एक रिजल्टेंट डिस्टरबेंस जो फॉर्म करती है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। वास्तव में सही मायने में जो प्रैक्टिकली साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है इस गैसियस मीडियम में या किसी सॉलिड मीडियम में, वो किसी एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ का वेव है ही नहीं, वो बहुत सारे वेव्स का सुपरपोजिशन है। हम जब बोल रहे हैं तो हम कोई एक फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग वेवलेंथ्स के वेव एमिट कर रहे हैं और वो सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक अध्यारोपित होते चले जा रहे हैं, सुपर इंपोज करते चले जा रहे हैं और वो सब मिल करके, सब इंटरफेयर करके, सब सुपर इंपोज करके जो एक रिजल्टेंट पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस फॉर्म करता है, वो मीडियम में आगे बढ़ता है। और प्रैक्टिकली अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आप अगर एक एक्सिस पर प्रेशर के वेरिएशन को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर आप किसी गिवन टी पर का एक्स प्लॉट करें, मतलब सेम टी पर, टाइम को हमने फिक्स कर दिया, सेम टी पर अलग अलग एक्स पर देख रहे हैं, यहां प्रेशर कितना है, 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 सेम टी पर अलग अलग एक्स पर के प्रेशर के वैल्यूज क्या हैं। तो कहीं पर कंप्रेशन होगा तो वहां प्रेशर मैक्सिमम होगा, किसी दूसरे पोजीशन पर नॉर्मल होगा, किसी तीसरे पोजीशन पर नॉर्मल से भी कम होगा अगर वहां रेयरफैक्शन होगा तब। तो अलग अलग पोजीशंस पर प्रेशर के वैल्यूज अलग अलग मिलेंगे, लेकिन वो पोजीशन का साइनोसॉइडल फंक्शन होगा। इधर जगह की कमी में जैसा इधर होगा वैसा ही इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और एट ए गिवन टी, एट फिक्स्ड टी, ये वेरिएशन कुछ ऐसा होगा। और ये दूसरी बात है कि अभी यहां पर का प्रेशर मैक्सिमम है लेकिन यहां पर का प्रेशर नॉर्मल है, तो अलग अलग पोजीशन पर के प्रेशर्स अलग अलग हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहां का प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, नॉर्मल से ज्यादा जितना बढ़ सकता है उतना होगा, और जब वो मैक्सिमम होगा तो यहां पर के प्रेशर का वैल्यू भी उतना ही होगा जितना यहां पर के मैक्सिमम प्रेशर का वैल्यू है। और यहां पर अगर डिस्टरबेंस का 90 डिग्री का फेज प्रेजेंट है तो यहां पर भी डिस्टरबेंस का 90 डिग्री का फेज प्रेजेंट है, और इस तरह के दो कंजेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का फासला वेवलेंथ कहलाता है। ये किसी गिवन टी पर मीडियम के अलग अलग पोजीशन पर के प्रेशर के वैल्यूज हैं। उसी तरह से किसी गिवन एक्स पर मीडियम के किसी सेम गिवन पोजीशन पर अभी कितना प्रेशर है, हम इधर उधर देख ही नहीं रहे हैं, हम एक ही पोजीशन पर की रीडिंग ले रहे हैं। मीडियम के सेम एक्स पर अलग अलग टी पर प्रेशर के वैल्यूज क्या हैं, क्योंकि पी फंक्शन है टी और एक्स दोनों का, तो सेम एक्स पर टाइम के साथ वेरिएशन कैसा होगा। तो अभी प्रेशर नॉर्मल है, थोड़ी देर के बाद मैक्सिमम हुआ, फिर नॉर्मल होगा, फिर नॉर्मल से भी कम होगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर मैक्सिमम होगा। तो
वैसे हम लोग यहां इस एक्सिस पर तो प्रेशर ही दिखा रहे हैं, लेकिन इस एक्सिस पर अब टाइम दिखा रहे हैं एट ए फिक्स्ड एक्स। तो ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, लेकिन क्वांटिटीज डिफरेंट रिप्रेजेंट होगी, क्वांटिटीज डिफरेंट रिप्रेजेंट होगी। जैसे यहां पर दो पॉइंट के बीच का फासला वो मीटर में मेजर होगा, वो एक यहां पर के पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि यहां पर के पार्टिकल, दो पोजीशंस, मीडियम के दो पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस है वो, और यहां पर जो फासला होगा वो टाइम का इंटरवल होगा, क्योंकि इस एक्सिस पर टाइम है, लेकिन ग्राफ दिखेगा वैसा ही। व्हाट आई वांट टू टेल इज कि ठीक है, अभी यहां पर का प्रेशर मैक्सिमम है, अभी यहां पर का प्रेशर मैक्सिमम है। थोड़ी देर के बाद पोजीशन सेम है, पोजीशन नहीं बदल रहा है, थोड़ी देर के बाद वहीं पर का प्रेशर नॉर्मल हो गया, उसके थोड़ी देर के बाद उसी पोजीशन पर का प्रेशर नॉर्मल से कम हो गया, रेयरफैक्शन हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर नॉर्मल हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर मैक्सिमम हो गया। और ये जो टाइम इंटरवल है, जितने देर में सेम पोजीशन पर का प्रेशर अपने सेम फेज को ऑब्टेन करता है, ये इसको भी आप लैम्डा कह सकते हैं। और सॉरी, ये टाइम इंटरवल है, एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड है ये। लेकिन ये सारी बातें हम तब करते हैं जब एक मोनोक्रोमैटिक वेव, एक किसी खास यूनिक वेवलेंथ का वेव मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। आम तौर पर क्या होता है, कोई एक ग्राफ आप ले लें, अगर इस पर आप प्रेशर प्लॉट करें और इस पर एक्स प्लॉट करें एट ए गिवन टी, तो एक ऐसा वेव है जो जिसका वेवलेंथ इस तरीके का है, इतना है वेवलेंथ। दूसरा कोई ऐसा वेव है जिसका वेवलेंथ और ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ इस तरीके का है। तीसरा कोई ऐसा वेव है जिसका वेवलेंथ इससे कम है, ऐसा है। और इस तरह के बहुत सारे वेव्स एक साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, और ये सब मिलकर के जो एक रिजल्टेंट फॉर्म करता है वो कुछ ऐसा करेगा। यहाँ पर का पार्टिकल ऐसे, फिर थोड़ा बढ़ेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर कहीं जाते जाते डिके कर जाएगा। तो इस तरह से एक यहाँ के बाद फिर वो डिस्टरबेंस डिके कर गई। तो ये डिस्टरबेंस इन्फिनिटी तक नहीं है, मीडियम के एक फाइनाइट रीजन में प्रेजेंट है, जो बहुत सारे वेवलेंथ्स, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के वेव मीडियम में एक साथ एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करके एक रिजल्टेंट वेव पैटर्न फॉर्म किए, एक रिजल्टेंट डिस्टरबेंस जो फॉर्म किया वो ऐसा होगा, उसमें इस तरह का नहीं होगा कि सबका पी हर जगह बराबर होगा और ये हर जगह इतना ही देर के बाद ये पैटर्न रिपीट होगी। ये सारी चीजें यहां पर मिलने वाली नहीं है। और इस तरह का, और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड होगा, ऐसा नहीं है। ये मीडियम के फाइनाइट रीजन में दो गिवन पॉइंट्स के बीच डिस्टरबेंस एक बार में प्रेजेंट होगा और उसके बाद वो लगभग डिके कर चुका होगा। तो ये कहलाता है वेव पैकेट। और पूरा का पूरा डिस्टरबेंस का ये पैटर्न जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ता है वो कहलाता है ग्रुप वेलोसिटी। यहां कोई एक पर्टिकुलर फेज की बात हम नहीं करते हैं, वो कहलाता है ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी तो ओमेगा बाई के होता है, लेकिन इसको डेराइव किया जा सकता है, हम लोग वेव में ये डेरिवेशन करते हैं। यहां पर मैं सीधे आपको बता दूं कि दिस ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डी ओमेगा बाई डी के, डी ओमेगा बाई डी के। आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आप एक वेव ले लीजिए जिसका इक्वेशन ले लीजिए कुछ भी, P इज इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा वेव ले लीजिए
P इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी माइनस के प्लस डी के इंटू एक्स, और दोनों को सुपर इंपोज करवा दीजिए, और तब देखिए कि रिजल्टेंट डिस्टरबेंस का इक्वेशन क्या आता है, और उससे फिर वेव पैकेट की प्रॉपर्टीज इससे कैसे डिफर करती है, वेव का जब कोई एक पर्टिकुलर फेज आगे बढ़ता है उससे कैसे डिफर करता है, और वहां से फिर आप ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ग्रुप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ एक आइडिया आपको ये देना चाहता था कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेव पैकेट एंड सिंपली वेव, and there is a difference between group velocity and phase velocity. Group velocity may not always be equal to phase velocity. They may be different. Now we return to this graph. What does it tell? Please see. हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि इस एक्सिस पर ओमेगा है और इस एक्सिस पर के है। तो सबसे पहली बात तो कि डी ओमेगा बाई डी के होता है ग्रुप वेलोसिटी, वेव पैकेट की वेलोसिटी, वेव पैकेट किस वेलोसिटी से, वो डिस्टरबेंस का पैकेट किस वेलोसिटी से मीडियम में प्रोग्रेस करेगा वो देगा। और फॉर ए स्मॉल के, for small k, those values of k which are so small that their limit may be taken to be tending to 0, उतना छोटा k जिसका लिमिट 0 को टेंड कर रहा हो, उतने छोटे k के केस में ओमेगा का k के साथ ग्राफ लीनियर है। ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, ऐसा है। ओमेगा इज इक्वल टू ए, ओमेगा इज इक्वल टू ए अंडर रूट सी बाई एम टाइम्स के, ऐसा है, और ये पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट है। तो फेज वेलोसिटी होगा ओमेगा बाई के, फेज वेलोसिटी विल बी ओमेगा बाई के, तो ओमेगा बाई के इज इक्वल टू ए टाइम्स अंडर रूट सी बाई एम, और ये पूरी चीज कांस्टेंट है। अगर आप यहां से ओमेगा बाई के ले लीजिए तो वो आ जाएगा ए टाइम्स अंडर रूट सी बाई एम, और अगर डी ओमेगा बाई डी के ले लीजिए तो दोनों तरफ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डी ओमेगा बाई डी के विल बी, ये कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, और डी के बाई डी के विल बी 1, तो डी ओमेगा बाई डी के मतलब ग्रुप वेलोसिटी, ये डी ओमेगा बाई डी के भी उतना ही आ जाएगा जो ग्रुप वेलोसिटी है। तो के स्मॉल वैल्यूज के लिए फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों बराबर होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ओमेगा के का फंक्शन है, तो के अलग अलग वैल्यूज के लिए ओमेगा अलग अलग आएगा, और के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग के अलग अलग होगा, और अलग अलग के करस्पॉन्डिंग ओमेगा अलग अलग होगा। सो ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ के, लेकिन ओमेगा के साथ कैसे वेरी कर रहा है? साइनुसॉइडली। साइनुसॉइडली मतलब पेरियोडिकली। साइनुसॉइडल फंक्शन इज ए फाइनाइट पेरियोडिक फंक्शन। Sinusoidal functions are finite periodic functions. So omega is a periodic function of k. Omega is a periodic function of k. What do I mean by telling कि omega is a periodic function of k? तो देखिए, तो के 0 पर ओमेगा 0 है, के इस वैल्यू पर ओमेगा इतना है, के इस वैल्यू पर इतना है, और यहां मैक्सिमम है। अब अगर के आप इसे ज्यादा लेंगे तो ओमेगा घटना शुरू होगा और अपने सेम वैल्यूज को रिपीट करने लगेगा।
इस वाला ओमेगा के करेस्पॉन्डिंग के इतना था, और सेम वही ओमेगा फिर मिलेगा इस के पर। तो यहां से यहां तक ओमेगा के जो जो वैल्यूज मिलेंगे अलग अलग के लिए, सेम वही वही वैल्यूज फिर से मिलेंगे यहां से यहां के बीच, और फिर ये पूरी की पूरी चीज आगे रिपीट होगी। तो फिर अगर के को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ओमेगा के यही सारे वैल्यूज मिलेंगे। मतलब यहां से यहां के बीच ही ओमेगा मिलना है के अलग अलग वैल्यूज के लिए, और वो सारे के सारे ओमेगा कवर हो जा रहे हैं यहां से यहां के बीच। मतलब सॉलिड के अंदर लैटिस वाइब्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें के का वैल्यू -π/a से +π/a के बीच लेना पड़ेगा। -π/a से +π/a के बीच का जो के का वैल्यू है, ओनली दोज वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड ओनली दोज वैल्यूज आर रिलेवेंट टू डिस्क्राइब वाइब्रेशन ऑफ अ लैटिस और अ क्रिस्टल। सो पहली बात तो यह है कि ओनली द वैल्यूज ऑफ के satisfying the condition -π/a less than equal to k less than equal to π/a are the relevant values of k to describe all the normal modes of crystal vibration। तो हमें के वेरी करवाना है -π/a से +π/a के बीच। और अगर आप पीछे के डिस्कशंस को याद करें तो ये -π/a से +π/a के बीच ये क्या है? ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है। ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है, जो ब्रिलुआ जोन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप उसको याद कीजिए उस लेक्चर को। इसका मतलब कि क्रिस्टल वाइब्रेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए कितने तरह से वो वाइब्रेट कर सकता है, कितने तरह के वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं, और उस वाइब्रेशन से रिलेटेड किसी भी फिजिकल फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में लाई करने वाले के वैल्यूज ही रिलेवेंट होंगे। अगर उससे ज्यादा के आप ले रहे हैं तो आप सेम ओमेगा को फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो भी डिफरेंट डिस्टिंग्विशेबल ओमेगा हमें मिलने वाला है वो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में लाई करने वाले के वैल्यूज से ही मिलने वाला है। दैट इंप्लाइज ओनली द वैल्यूज ऑफ के, only the values of k lying in first Brillouin zone, first Brillouin zone are relevant to describe crystal vibrations, to describe क्रिस्टल वाइब्रेशंस। दूसरी बात हम लोग क्या यहां से डिस्कस कर सकते हैं? देखिए, के का वैल्यू जब 0 को टेंड करेगा फॉर स्मॉल के, when for a small k, when limit of k tends to 0, limit of k tends to 0 means what? k होता क्या है? k होता है 2π/λ।
तो k अगर 0 को टेंड करेगा मतलब लैम्डा इंफिनिटी को टेंड करेगा। दैट इंप्लाइज लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? और जब k के लार्जर वैल्यूज हम लेंगे तो क्या होगा? इस k इज इक्वल टू पाई बाई ए पर, k इज इक्वल टू पाई बाई ए पर अगर k को हम लोग ले ले पाई बाई ए, फॉर, चूंकि k का वैल्यू हम ले सकते हैं माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए के बीच, उसी से सारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमें मिल जाएंगे। उसके आगे का k लेने की जरूरत नहीं है, सेम वैल्यू फिर रिपीट होने वाला है। ये पेरियोडिक फंक्शन है ओमेगा k का। तो हमें k का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और k का मैक्सिमम वैल्यू हम कितना ले सकते हैं? फॉर k इज इक्वल टू पाई बाई ए, लैम्डा कितना होगा? लैम्डा होगा 2 पाई बाई ए मतलब 2a। आप जरा देखें, अगर हम लोग ऐसे वन डायमेंशनल क्रिस्टल की बात कर रहे थे, हम लोग वन डायमेंशनल क्रिस्टल की बात कर रहे थे और दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का फासला था a, तो जब k का वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल ले लेंगे, पाई बाई ए ले लेंगे, तो 2a वेवलेंथ का वेव हमें मिलेगा। मतलब 2a वेवलेंथ का वेव हमें मिलेगा मीन्स व्हाट? कोई ऐसा अगर वेव है इस तरीके का मिलेगा। लेकिन अगर k का लिमिट, इसका मतलब कि अगर ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो जिस समय यहां का एटम इधर होगा, उस समय यहां का एटम इधर होगा, उस समय यहां का एटम इधर होगा, ऐसे किसी डिस्टरबेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब k टेंड्स टू 0 होगा और लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो हमें इनफाइनाइट वेवलेंथ का वेव मिलेगा। इनफाइनाइट वेवलेंथ का वेव मिलेगा, लैम्डा विल बी इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट वेवलेंथ का वेव मिलने का क्या मतलब हो गया? इनफाइनाइट वेवलेंथ का वेव मिलने का मतलब हो गया कि हमारा जो लैटिस वेव होगा इट विल सी होल मीडियम एज ए कंटिन्यूअस मीडियम। ये पूरा का पूरा मीडियम एक कंटिन्यूअस मीडियम जैसा इसको दिखने लगेगा। इन दिस केस व्हेन लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी, द वेव, the crystal wave sees whole medium as a continuous medium। अब जरा देखिए, तो मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर करना चाहूंगा। छोटे k के लिए, फॉर स्मॉल k हुज लिमिट टेंड्स टू 0, ऐसा वेव है जिसके केज का लिमिट 0 की तरफ टेंड करा, k बहुत छोटा है। वैसे वेव्स के लिए जो आपका क्रिस्टल लैटिस है वो एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह उस वेव को दिखेगा, वो डिस्क्रीट मीडियम दिखेगा ही नहीं उसको। और वैसे वेव्स के केस में कंटिन्यूअस मीडियम की तरह जब वेव को दिखेगा तो फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों बराबर होगा, ओमेगा बाई के और डी ओमेगा बाई डी के बराबर होगा। सो द एंटायर मीडियम विल अपीयर फॉर द गिवन वेव टू बी ए कंटिन्यूअस मीडियम। हम साउंड वेव की बात करना चाहते हैं। अगर साउंड वेव का एक एग्जांपल लें तो साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? साउंड वेव की वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकेंड हम लोग लेते हैं एयर वगैरह में, मतलब नियरली 300 मीटर पर सेकेंड। ये फ्लूइड मीडियम में, एयर में, इन एयर
और सॉलिड मीडियम में 1000 के आसपास होगा। इन सॉलिड्स अबाउट 1000 मीटर पर सेकेंड, इन सॉलिड्स, ओके। और फ्रीक्वेंसी इसका, साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 100 से 1000 हर्ट्ज के बीच होता है। इस तरह के वेव के लिए 1000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो इसका वेवलेंथ क्या आ जाएगा? वेवलेंथ इसका मीटर्स में आ जाएगा। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से आप निकाल सकते हैं, ये मीटर्स में आ जाएगा वेवलेंथ। और a क्या होता है? लैटिस कांस्टेंट्स क्या होता है? ये एंगस्ट्रम्स यूनिट के ऑर्डर का होता है। तो ऐसे वेव के केस में जो लैम्डा है वो 10 टू दी पावर 10 टाइम्स a है। सो लैम्डा इज ऑलमोस्ट इंफिनिटी। इसलिए साउंड वेव के लिए सॉलिड जो है वो एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह दिखता है। साउंड वेव को कोई भी सॉलिड मीडियम एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह दिखता है, और वहां पर फेज वेलोसिटी और ये ग्रुप वेलोसिटी दोनों साउंड के केस में बराबर मिलती है सॉलिड मीडियम के लिए। और आप ये भी दिखा सकते हैं कि जो हम लोग कहते हैं कि साउंड वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के होना चाहिए अगर कंटिन्यूअस मीडियम के रूप में दिख रहा है तो। डी ओमेगा बाई डी के और ओमेगा बाई के दोनों को इक्वल वैल्यूज देना चाहिए। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन ए सॉलिड मीडियम शुड बी इक्वल टू 8 टाइम्स अंडर रूट c by m if the spring constant of springs through which the atoms are connected is supposed to be equal to c and atoms are having a mass of m and a is the lattice parameter। तो वैसे सॉलिड मीडियम के अंदर साउंड की वेलोसिटी a इंटू रूट c by m होना चाहिए। तो आप इसको प्रूव भी कर दे सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन लेक्चर थोड़ा लंबा होते चला जा रहा है, तो इस बात को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में इसको और आगे बढ़ाते हुए इसके आगे की बातें करेंगे। आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। अभी भी इस ग्राफ के अंदर से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस निकालने बाकी हैं, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।